जय हिंद साथियों। आज हम लोग 16 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है जो कि स्पोर्ट्स बेस्ड है। आपको बताना है हु वन द आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। ठीक है, आईसीसी ने किसको विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है। ठीक है, आपको पता होगा आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ रिलीज करते हैं। ठीक है, हर मंथ ये पब्लिश किया जाता है। तो आपको बताना है दिसंबर मंथ की जो वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ है वो किसको अवार्ड मिला है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, सेकंड ऑप्शन है मिताली राज, थर्ड ऑप्शन है दीप्ति शर्मा और लास्ट ऑप्शन है एलिस पेरी। ठीक है, इन चारों में से किसको विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा को। ठीक है, दीप्ति शर्मा जो इंडियन क्रिकेटर है, इंडियन विमेन क्रिकेटर हैं, उनको और ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस साहब को क्या मिला है, आईसीसी मेंस एंड विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मेंस प्लेयर कौन है तो पैट कमिंस है, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी है इनकी। और विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है तो वो दीप्ति शर्मा है जो इंडिया से आती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस साहब और इंडिया की दीप्ति शर्मा जी को आईसीसी ने मेंस और विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा है। ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इंडिया से याद रखना है दीप्ति शर्मा और और ऑस्ट्रेलिया के हैं पैट कमिंस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं पैट कमिंस। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वॉट मेक्स मेडिसन मार्स मिस अमेरिका विन यूनिक। ठीक है, तो मेडिसन मार्स ने मिस अमेरिका का टाइटल जीता है, पर इसमें यूनिक क्या है आपको ये बताना है। ये टाइटल के बारे में यूनिकनेस क्या है आपको ये पूछा गया है। ठीक है, मेडिसन मार्स जिन्होंने मिस अमेरिका का खिताब जीता है, तो उसमें यूनिक चीज़ क्या है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है शी इज़ द फर्स्ट एवर मिलिट्री विनर, सेकेंड ऑप्शन है शी इज़ द यंगेस्ट विनर, थर्ड ऑप्शन है शी इज़ द फर्स्ट नॉन यूएस सिटीजन विनर और लास्ट ऑप्शन है शी इज़ द फर्स्ट कांग्रेस वुमेन टू विन दिस प्राइज। ठीक है, तो मेडिसन मार्स जो मिस अमेरिका बनी है वो किस लिए यूनिक है आपको ये बताना था। आपके ऑप्शन से, क्या वो पहली मिलिट्री पर्सनल है जिनको ये अवार्ड मिला है, सेकंड ऑप्शन था क्या वो सबसे छोटी विनर रही है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन था आपके लिए, क्या वो पहली ऐसी नॉन यूएस सिटीजन बनी है जो यूएस के बाहर की हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है मिस अमेरिका का, या वो पहली ऐसी कांग्रेस वुमेन बनी है मतलब लेजिस्लेटर हैं जिन्होंने ये प्राइज जीता है। ठीक है, तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन है, पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट मिलिट्री विनर। ठीक है, तो ये यूएस एयरफोर्स में सर्विंग ऑफिसर है मेडिसन मार्स जिन्होंने मिस अमेरिका का टाइटल जीता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्टिव ड्यूटी विनर है। ठीक है, ये एक्टिव ऑफिसर हैं यूएस एयरफोर्स में मेडिसन मार्स जिन्होंने मिस अमेरिका का टाइटल जीता है, और ये ऐसा करने वाली, ये एक्टिव ड्यूटी में रहकर ये खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि मिस अमेरिका का ताज जीतने वाली मेडिसन मार्स पहली ऐसी महिला बनी है जो एक्टिव ड्यूटी में है, मतलब यूएस एयरफोर्स में सर्व कर रही है, एक्टिवली सर्व कर रही हैं, उसमें ऑफिसर हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो ये विन है, ये टाइटल है, ये यूनिक हो जाता है। ठीक है, मिस अमेरिका का जो टाइटल है जिसको मेडिसन मार्स ने जीता है, इसलिए ये यूनिक हो जाता है क्योंकि ये मिलिट्री मतलब मिलिट्री में है, ये यूएस एयरफोर्स में है, डिफेंस फोर्सेज में है और एक्टिव डिफेंस फोर्सेज में, ऐसे भी नहीं है कि रिटायर्ड पर्सनल हो, ये एक्टिव ड्यूटी में है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है विनिंग जो है टाइटल मिस अमेरिका का वो यूनिक हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंडिया हैज रिसेंटली सिक्योर्ड एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट राइट्स फॉर लिथियम ब्लॉक्स इन विच कंट्री। ठीक है, इंडिया ने भारत को किस देश में लिथियम को एक्सप्लोर और माइन करने के लिए, लिथियम ब्लॉक्स को एक्सप्लोर और माइन करने के लिए राइट्स मिले हैं, अधिकार मिला है लिथियम ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करने का, खोदने का, खनन करने का, किस देश में आपको ये बताना है। ठीक है, बहुत न्यूज़ में भी था तो आपको पता होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, सेकेंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है अर्जेंटीना और लास्ट ऑप्शन है कनाडा। ठीक है, तो हाल ही में अर्जेंटीना के कुछ रीजन्स हैं जिसमें इंडिया को राइट्स मिले हैं लिथियम का खनन करने के लिए। ठीक है, लिथियम जो आप जानते हैं केमिकल है, उसका खनन करने के लिए अर्जेंटीना ने इंडिया को राइट्स दे दिए। ठीक है, अर्जेंटीना ने राइट्स दे दिए हैं, कितने लिथियम ब्लॉक्स हैं तो 5 लिथियम ब्लॉक्स के लिए। ठीक है, 5 लिथियम ब्लॉक्स के लिए, 5 लिथियम ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करने के लिए, माइन करने के लिए अर्जेंटीना ने इंडिया को राइट्स दे दिए हैं। ठीक है, और इंडिया की तरफ से कौन ये डील फाइनलाइज किया है तो काबिल। काबिल कौन है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये काबिल है। ठीक है, ये काबिल है। ठीक है, तो ये काबिल ने डील फाइनलाइज की है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच, किस चीज़ के लिए, लिथियम के लिए। ठीक है, कितने ब्लॉक्स होंगे लिथियम के तो लिथियम के 5 ब्लॉक्स को दिया गया है इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, ब्लॉक्स के नाम भी देख लीजिए, कॉर्डेरा है, कॉर्डेरा 7, कॉर्डेरा 8,
कार्टियो और कॉर्डेरा 6। ठीक है, तो एक बार हल्का सा ये भी देख लीजिएगा, हो सकता है आपसे डायरेक्टली यही पूछ ले कि ये जो न्यूज़ में था, ये टर्म्स न्यूज़ में थे, ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये अर्जेंटीना के लिथियम ब्लॉक्स हैं, 5 लिथियम ब्लॉक्स हैं जो कि इंडिया को दिया गया है माइन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और इंडिया की तरफ से किसने डील रियलाइज़ की है, फाइनलाइज की है, तो काबिल ने की है। काबिल कौन है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अर्जेंटीना में ये काम हुआ है। ठीक है, इसके देखिए डायमेंशंस क्या क्या है इस क्वेश्चन के। सबसे पहले तो आपको याद रखना है इंडिया को कहाँ पे राइट्स मिले हैं, तो अर्जेंटीना में मिले हैं। ठीक है, अर्जेंटीना में मिले हैं, किस चीज़ के राइट्स मिले हैं, तो लिथियम ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करने के राइट्स मिले हैं। ठीक है, कितने ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक्स। ठीक है, 5 ब्लॉक्स। ठीक है, और ये डील किसने फाइनलाइज की है, तो काबिल ने की है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने की है। ठीक है, काबिल ने की है। ठीक है, काबिल ने की है। और ब्लॉक्स का नाम क्या है, स्पेसिफिक ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, तो कोटाडेरा नाम से सारे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, कोटाडेरा और काटियो। ठीक है, कोटाडेरा और काटियो स्पेसिफिक ब्लॉक्स के नाम है जहाँ पे इंडिया माइन करेगी क्या, लिथियम। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज स्पीयर हेडिंग द समावेश इनिशिएटिव। ठीक है, समावेश इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री की या किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। ठीक है, क्या नाम है इनिशिएटिव का, समावेश। ठीक है, समावेश जो एक इनिशिएटिव है वो कौन चला रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेकेंड ऑप्शन है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और लास्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन चारों में से समावेश इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव है, आपको ये बताना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है समावेश इनिशिएटिव चला रहा है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ है इंडिया की, उनको पुश किया जाएगा, उनको थोड़ा सा डेवलप किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी अनुसंधान केंद्र हैं यहाँ पे उनको एक तार से जोड़ा जाएगा, मतलब उनको कोलैबोरेट करने के लिए उत्सुक किया जाएगा, उनको प्रेरित किया जाएगा, ताकि क्या हो, जो भी हमारी रिसर्च इनिशिएटिव्स हैं उनमें कोलैबोरेशन है और अच्छे रिजल्ट्स निकले। ठीक है, तो जो भी लेबोरेटरीज़ हमारे यहाँ, जो भी लेबोरेटरीज़ है, साइंटिफिक फैसिलिटीज़ हैं, उनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कुछ ही लोगों को अभी तक अवेलेबल थे। पर समावेश इनिशिएटिव से क्या होगा कि ये जो साइंटिफिक फैसिलिटीज़ और लेबोरेटरीज़ है, इनका एक्सेस बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इनका एक्सेस बढ़ा के सारे जो भी रिसर्च और साइंटिस्ट लोग हैं वो इन सारी फैसिलिटीज़ को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से रिसर्च जो है हमारी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा समावेश इनिशिएटिव किस चीज़ के लिए है, तो ये रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए। ठीक है, बाय फैसिलिटेटिंग ईजियर एक्सेस टू साइंटिफिक फैसिलिटीज़ एंड लेबोरेटरीज। ठीक है, समावेश का क्या काम है, तो ये जो रिसर्च फैसिलिटीज़ में और साइंटिफिक फैसिलिटीज़ में, लेबोरेटरीज में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, उनको एक्सेस कराने के लिए, उनको नॉर्मल साइंटिस्ट को एक्सेस कराने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है समावेश। और ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये इनिशिएटिव है किसका, ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, और इसका क्या नाम है, और इसका जो नाम है वो है समावेश इनिशिएटिव। ठीक है, समावेश इनिशिएटिव। और ये कौन इनिशिएटिव ले रहा है इसके साथ साथ, आई स्टेम। ठीक है, आई स्टेम इसके साथ साथ ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के साथ जो इनिशिएटिव ले रहा है वो है आई स्टेम। ठीक है, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप। ठीक है, जिसको आई स्टेम के नाम से जाना जाता है, वो भी इस इनिशिएटिव का पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें हम लोग डायमेंशंस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो समावेश वर्ड पे ध्यान देना है। समावेश का मतलब क्या है कि जो रिसर्च फैसिलिटीज़ है, रिसर्च साइंटिफिक फैसिलिटीज़ है, लेबोरेटरीज हैं, उनको एक्सेस करने के लिए, उनकी जो फैसिलिटीज़ है उनको एक्सेस करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो रिसर्च फैसिलिटीज़ को एक्सेस करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, आई स्टेम इन्वॉल्व है, आई स्टेम प्लस ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू पीएसए, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों बॉडीज इन्वॉल्व हैं किस चीज़ में, समावेश इनिशिएटिव में। किससे रिलेटेड है, तो ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएगा साइंटिफिक फैसिलिटीज़ और लेबोरेटरीज में। ठीक है, इससे क्या होगा, रिसर्च कोलैबोरेशन होगा और रिसर्च हमारी आगे डेवलप होगी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारे डायमेंशन समझ में आ गए होंगे, ये समझ में आ गया होगा कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज हैं, इस इनिशिएटिव का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अपॉइंटमेंट बेस्ड, तो आपको बताना है हु रिसेंटली अज्यूम द रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस के पद पे किसको नियुक्त किया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वाइस एडमिरल AN प्रमोद,
सेकंड ऑप्शन है रियर एडमिरल संजय वात्स्यायन, थर्ड ऑप्शन है रियर एडमिरल राकेश शर्मा, और लास्ट ऑप्शन है रियर एडमिरल मनोज कुमार। ठीक है, इन चारों में से किन एडमिरल साहब को डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस के पद पे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एन प्रमोद साहब को। ठीक है, वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद साहब जो है अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस के पद पे अपॉइंट हुए हैं। 15 जनवरी 2024 से ये लागू हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस कौन है हम? तो ये हैं ए एन प्रमोद साहब। ठीक है, ए एन प्रमोद साहब जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, with which country did India conduct the maiden bilateral exercise named एक्सरसाइज अयुत्य इन दिसंबर 2023? ठीक है, तो दिसंबर 2023 में एक्सरसाइज अयुत्य जो है इंडिया ने किस कंट्री के साथ कंडक्ट की थी, किस कंट्री के साथ एक्सरसाइज की थी, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड ऑप्शन है रशिया, थर्ड ऑप्शन है थाईलैंड, और लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन चारों में से किस कंट्री के साथ एक्सरसाइज अयुत्य जो है होस्ट की गई थी, कंडक्ट की गई थी? ठीक है, इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के साथ क्या किया गया था? एक्सरसाइज अयुत्य को कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो आपको नाम से लग रहा होगा अयुत्य और अयोध्या, बहुत ही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है दोनों का। ठीक है, अयोध्या जो जहाँ पे भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वही अयोध्या यूपी में है जो। ठीक है, अयोध्या और इसी स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ड करते हुए एक यहाँ पे कंट्री सिटी है थाईलैंड में, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या ये अयोध्या की ही जैसी है। ठीक है, अयोध्या की ही जैसी है, रिफ्लेक्टिंग शेयर्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स एंड रिच कल्चरल टाइज। ठीक है, तो दोनों ही कल्चरल टाइज शेयर करते हैं। और ये अयुत्य कहाँ है? तो अयुत्य जो है थाईलैंड में है। ठीक है, अयोध्या जो इंडिया में है और अयुत्य जो थाईलैंड में है, इनको ये माना जाता है कि इनके बीच कल्चरल टाइज थे, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स भी ये बताते हैं कि इनके बीच जो है स्पिरिचुअल कनेक्शंस थे। ठीक है, तो याद रखिएगा अयुत्य कहाँ पे है? अयुत्य थाईलैंड में है, तो इसीलिए एक्सरसाइज भी किससे हुई है? थाईलैंड से ही एक्सरसाइज की गई है। ठीक है, अयुत्य थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज की गई है, क्योंकि थाईलैंड में एक जगह है, जैसे यहाँ पे अयोध्या शहर है वहाँ पे भी अयुत्य शहर है। ठीक है, अयुत्य शहर है। ठीक है, अयुत्य शहर है जिसका मतलब भी जिसका वध ना किया जा सके या जिसको हराया ना जा सके। ठीक है, जिसको जो युद्ध से जीता ना जा सके। ठीक है, अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्य, अयोध्य मतलब जिसको युद्ध से जीता ना जा सके उसका मतलब होता है अयोध्या। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है अयुत्य। ठीक है, जिसको युद्ध से जीता ना जा सके। ठीक है, तो थाईलैंड के साथ हमने एक्सरसाइज अयुत्य जो है कंडक्ट की थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली ही पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज अयुत्य किसके साथ हुई है? तो थाईलैंड के साथ ये क्या हुई है? एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टेट इमर्ज्ड एज ओवरऑल चैंपियन एट फर्स्ट एवर बीच गेम्स 2024 होस्टेड इन दीव? ठीक है, दीव में जो बीच गेम्स 2024 हुए थे उसमें विजेता बन के कौन उभरे हैं, कौन सा राज्य विजेता के रूप में सामने आया है, आपको ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट एवर बीच गेम्स है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बीच गेम्स कहाँ हो रहे हैं पहले तो ये ध्यान देना है, तो ये दीव में हो रहा है। ठीक है, दीव में ये हो रहे हैं। ठीक है, दीव में हो रहे हैं। अब आपको ये बताना है बीच गेम्स 2024 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, आपको बताना है विच स्टेट इमर्ज्ड एज ओवरऑल चैंपियन एट फर्स्ट एवर बीच गेम्स 2024 होस्टेड इन दीव। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, और लास्ट ऑप्शन है उत्तराखंड। ठीक है, इनमें से कौन बीच गेम्स 2024 का विनर रहा है आपको ये बताना था, और आपका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी टेबल दी हुई है, और ये जो बीच गेम्स हुए थे ये कौन से बीच पे हुए थे? तो ये घोघला बीच पे हुए थे। ठीक है, घोघला बीच पे हुए थे। घोघला बीच कहाँ है? घोघला बीच दीव में है। ठीक है, और यहाँ पे पूरी पॉइंट्स टेबल है, आप देख सकते हैं। पहले नंबर पे है, फर्स्ट पे है मध्य प्रदेश, सेकंड पे है महाराष्ट्र, और थर्ड पे है तमिलनाडु। ठीक है, तो याद रखिएगा एमपी जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, किसमें? बीच गेम्स 2024 में। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? बीच, बीच याद रखते हैं ना, बीच, बीच मतलब क्या होता है? बीच, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ये बीच हुआ। ठीक है, बीच। ठीक है, बीच मतलब होता है मध्य। ठीक है, मध्य से याद रखेंगे, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे। ठीक है, बीच में मतलब होता है मध्य में होता है। ठीक है, बीच में मतलब होता है मध्य, तो मध्य से याद रखिए मध्य प्रदेश जो है बीच गेम्स 2024 में नंबर फर्स्ट पे है। ठीक है, और सेकंड पे कौन सा है? सेकंड पे है महाराष्ट्र, और थर्ड पे है तमिलनाडु। ठीक है, इतना आपको पॉइंट्स टेबल हमको नहीं लगता इतना पूछा जाएगा, पर फिर भी आपकी सहूलियत के लिए, आपकी जानकारी के लिए टॉप 3 जो है लगा दिया गया है आपके टेबुलर फॉर्म में, ताकि आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करने में कोई भी कठिनाई ना हो, और जो इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स हैं वो ही सिर्फ आपकी आंखों के सामने गुजर जाएं, ठीक है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो है वो बीच में आए हैं, ठीक है। बीच मतलब मध्य प्रदेश, तो बीच गेम्स में जो जीता है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, ये घोघला बीच डीयू में हुआ है, ठीक है। घोघला बीच डीयू में ये हुआ था, होस्ट किया गया था, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज द न्यू कैंपस ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स लोकेटेड, ठीक है। नया कैंपस नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस और नारकोटिक्स का कहाँ लोकेटेड है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है पाला समुद्रम तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है नवी मुंबई महाराष्ट्र, और फोर्थ ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। तो नया कैंपस न्यू एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस और नारकोटिक्स का कहाँ था, आपको ये बताना था, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी साहब करेंगे, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो नासीन जो है NAIC है, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स का जो नया कैंपस है वो है ऑप्शन ए सत्य साई डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सत्य साई डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में जो है नया कैंपस है जिसको प्रधानमंत्री साहब इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हमारे जो है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस और नारकोटिक्स को इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा सत्य साई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आंध्र प्रदेश सत्य साई डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु वॉज ऑफिशियली स्worn इन एज प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला इन जनवरी 15, 2024, ठीक है, ऑन जनवरी 15, 2024, ठीक है। तो ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। ग्वाटेमाला के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जुआन कार्लोस वरेला, सेकेंड ऑप्शन है अलेजांड्रो गियामाटी, थर्ड ऑप्शन है बर्नार्डो अरिवालो, और लास्ट ऑप्शन है ओटो पेरेज मोलिना, ठीक है। इन चारों में से ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बर्नार्डो अरेवेलो जो है ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने, ठीक है। याद रखिएगा ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो बर्नार्डो अरेवाला बने हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं ग्वाटेमाला के बारे में, ठीक है। ग्वाटेमाला की जो कैपिटल है वो ग्वाटेमाला सिटी है, याद रखने की जरूरत नहीं, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिएगा, स्पेनिश है, ठीक है, स्पेनिश है। सेंट्रल अमेरिका की ये सेंट्रल अमेरिका की ये कंट्री है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पेनिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और करेंसी क्या है, करेंसी है क्वाडजॉल, ठीक है, क्वाडजॉल, ठीक है, क्वाडजॉल, ठीक है। याद रखिएगा कई कई बार ना मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लेते हैं कि किसकी करेंसी किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वाडजॉल जो है वो ग्वाटेमाला की करेंसी है, ठीक है। ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट बने हैं बर्नार्डो अरेवालो, ठीक है, बर्नार्डो अरेवालो, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा छोटा सा हम लोग हैक लगा लेते हैं कि याद रखेंगे माला बना लो, ठीक है, माला बना लो, बना लो से बर्नार्डो, ठीक है, बना लो से बर्नार्डो, क्या याद रखेंगे, माला बना लो, ठीक है। माला क्या है, ग्वाटेमाला, और बना लो बर्नार्डो, ठीक है, बना लो बर्नार्डो, ठीक है, बर्नार्डो, ठीक है, बना लो बर्नार्डो, ठीक है साथियों। छोटा सा है क्या, आप आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन सी एडिशन हो रही है, आपको ये बताना है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक थिंक टैंक बॉडी कह सकते हैं, थिंक टैंक बॉडी है जहाँ पे दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, NGO जो बड़ी बड़ी NGOs हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, आपस में मिलते हैं और दुनिया में जो भी समस्याएं दुनिया की जो भी उलझने हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, कोई और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हुए उनको रिजॉल्व करने की बात की जाती है, ठीक है। तो ये एक थिंक टैंक बॉडी है जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंट्रीज़ के, NGOs के, बड़ी बड़ी सिविल सोसाइटीज़ के, उनके रिप्रेजेंटेटिव आपस में आके ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि दुनिया को कैसे एक बेटर प्लेस बनाई जाए जीने के लिए, ठीक है। तो यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसका हर साल जनवरी में मीटिंग होती है। तो आपको बताना है ये कौन सी मीटिंग है जो हो रही है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 50th, सेकेंड ऑप्शन है 52nd, थर्ड ऑप्शन है 54th, और लास्ट ऑप्शन है 56th, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 54th, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये 54th मीटिंग हो रही है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा गलती हो गई हमसे, ठीक है, एरर माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे ये 54th एडिशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड। दावोस कहाँ है, दावोस है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है जनवरी के महीने में, ठीक है, जनवरी के महीने में ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 54th एनुअल मीटिंग है, ठीक है। ये पहली बार कब शुरू हुई थी, 1975 में
शायद शुरू हुई थी, और जो शुरू करने वाले थे, जो उसकी फाउंडेशन रखी थी, वो थे क्लॉस श्वाब साहब, ठीक है, क्लॉस श्वाब, ठीक है। आप अपने एंड से ये वेरीफाई करिएगा कि हम सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप पढ़िए वो तो ठीक बात है, लेकिन हमको भी वेरीफाई करते रहिए कि हम क्या सही पढ़ा रहे हैं, क्या गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम पे पूरा एकदम आग मूंद के भरोसा नहीं करना है, ठीक है। आप जाइए थोड़ा सा अपने एंड पे भी रिसर्च करिए कि हम सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितना सही पढ़ा रहे हैं, कितना गलत पढ़ा रहे हैं, कितना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, कितना एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब देखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, ठीक है। हम तो आपको कॉन्टेंट बना के दे देंगे, थोड़ा सा एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा ना साथियों। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि 1975 और क्लॉस श्वाब जो हमने आपको बताया है, क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। इसी बहाने आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल जनवरी में स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। ये 1975 में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, तो 54th एडिशन इस बार हो रहा है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया हैव मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फ्रॉम 2013-14 टू 2022-23 अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट, ठीक है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार ये बताया गया था कि कुछ लोग, मतलब कुछ करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। किस टाइमलाइन के बीच में, तो 2013 से 2023 के बीच में कुछ लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बीच में पॉवर्टी से बाहर आ गए। तो आपको ये बताना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आने वाले लोगों की संख्या क्या है नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, किस टाइमलाइन में, तो 2013 से 2023 के बीच में, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 12 करोड़ लोग, लगभग 12.5 करोड़ लोग, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है 20.75 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 24.82 करोड़, और लास्ट ऑप्शन है 30 करोड़ लगभग, ठीक है। तो इन चारों में से नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, कितने लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं 2013 से 2023 के बीच में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24.82 करोड़, ठीक है। 24.82 करोड़ जो है लोग मल्टी डायमेंशनल पुअर थे 2013 से पहले, पर अब 2013 से 23 के बीच में 24 करोड़ लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पुअर जो थे वो बाहर आ चुके हैं, ठीक है, वो बाहर आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो डिक्लाइन हुआ है वो हुआ है 29% से 11%, ठीक है। ये रिमार्केबल डिक्लाइन है साथियों, ठीक है। अब ये रिपोर्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, हम लोग इनको वेरीफाई नहीं कर सकते, पर अगर नीति आयोग की रिपोर्ट सही मानी जाए तो बहुत ही उम्दा आंकड़े हैं ये, ठीक है। तो 24.82 करोड़ जो है इंडिया के लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पुअर नहीं रह गए हैं अब, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अब 24 करोड़ लोगों से बाहर है, ठीक है। 24 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं, जिसका जो डिक्लाइन हुआ है, मतलब पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, वो भी बहुत तगड़ी तरीके से हुई है। तो 29% से ये गिर के 11% पे आ गई है, ठीक है। 29% से 11% पे ये आ गई है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे ये देख लेते हैं कि रैंक क्या क्या है, मतलब कौन सी स्टेट सबसे आगे है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को दूर करने में, ठीक है। तो सबसे आगे है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 5 करोड़ लोग, लगभग 6 करोड़ लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन है, बिहार है, जहाँ पे 3 करोड़ लोग लगभग बाहर आए हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, मध्य प्रदेश, जहाँ पे लगभग 2.5 करोड़ लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 डायमेंशन है देखने वाले। सबसे पहले आपको टाइमलाइन देखना है, ठीक है। 2013 से 2023 की टाइमलाइन है, ठीक है। ये किसने निकाला है, ये जो रिपोर्ट निकाली है ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भूलना नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। आपसे यही पूछ लेगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाली रिपोर्ट जो है वो किसने निकाली है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि नीति आयोग ने ये रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में बाहर आए हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, तो लगभग 24 करोड़ लोग जो है, 24.82 करोड़ लोग एब्सोल्यूट टर्म से बाहर आए हैं, और परसेंटेज टर्म में जो डिक्लाइन देखा गया है वो 29% से 11% का देखा गया है, ठीक है। 29% से 11% का देखा गया है, ठीक है। ये तो हम लोग ने रिपोर्ट की बात कर ली। अब रिपोर्ट में कौन से स्टेट्स हैं जो एकदम एक्सेल किए हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे काम किया है, तो सबसे पहले है यूपी, जहाँ पे 6 करोड़ लोग लगभग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। उसके बाद है बिहार में लगभग 3% है, ठीक है, बिहार में लगभग 3% है। और उसके बाद मध्य प्रदेश, जहाँ पे लगभग बिहार में लगभग 3 करोड़ हैं, और बिहार में लगभग 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो बाहर आए हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, ठीक है। तो यहाँ पे इतने डायमेंशन से आप बहुत इत्मीनान से ये रिपोर्ट पढ़िएगा, मतलब इस रिपोर्ट के बारे में पढ़िएगा, यहाँ पे जितनी बातें हैं वो देखिएगा।
ठीक है। और आगे हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में देखेंगे, ताकि आपका करंट भी कवर हो जाए और जो स्टैटिक पार्ट है वो भी आपका कवर हो जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के साथ आप एग्जाम में अपीयर हो पाएँ। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था वो 2010 में आई थी। ठीक है, 2010 में ये इंडेक्स आया था और किसने लाया था? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI ने। ठीक है, तो जो MPI जो था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये किसकी किसकी इनिशिएटिव थी? तो ये इनिशिएटिव थी UNDP की प्लस OPHI की। ठीक है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, और ये पहली बार कब आई थी? ये पहली बार आई थी 2010 में। ठीक है, 2010 में ये पहली बार आई थी, जिसके बाद से इन्होंने जो है पॉवर्टी के जो बास्केट्स है उनको ब्रॉड कर दिया था और उनमें आने वाले जो लोग थे उनके बारे में बताया था कि पहले ये माना गया था सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बात हुई थी। ठीक है, पर इन्होंने हेल्थ का, एजुकेशन का और लिविंग स्टैंडर्ड्स के कई डायमेंशन बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट होता था पावर्टी का। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट होने लगा था पावर्टी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वो मेजर्स क्या क्या थे, वो इंडिकेटर्स क्या क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो तीन थे ही, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, हेल्थ में क्या है? हेल्थ में था न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, यहाँ पे दो हेल्थ सब इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ के दो सब इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से? हेल्थ और न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, कौन कौन से? न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, अब खाली न्यूट्रिशन ही नहीं देखा जाएगा हेल्थ में, बल्कि चाइल्ड की मोर्टेलिटी भी देखी जाएगी। ठीक है, या चाइल्ड मोर्टेलिटी ही नहीं देखी जाएगी, चाइल्ड में कितना न्यूट्रिशन हुआ है, बच्चों में कितना न्यूट्रिशन है वो भी देखा जाएगा। ठीक है, बच्चों में, बड़ों में, प्रेग्नेंट मदर्स में। ठीक है, इन सब में कितना न्यूट्रिशन लेवल क्या है ये भी देखा जाएगा। तो और अगर कम है तो वो मल्टी डायमेंशनल पुअर कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर क्या था? एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के सब इंडिकेटर्स क्या है? ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल स्कूल गए हैं, और स्कूल अटेंडेंस कितनी रही है। ठीक है, स्कूल कितने साल गए हैं और कितनी अटेंडेंस रही है, ये दोनों इंडिकेटर्स मिला के एजुकेशन का पैमाना, एजुकेशनल पावर्टी का पैमाना नापा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है लिविंग स्टैंडर्ड का। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत सी चीज़ें आ गई थी, जैसे फ्यूल यूज़ कर रहे हैं या वुड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुकिंग फ्यूल यूज़ कर रहे हैं या लकड़ी जला के खाना बना रहे हैं, ये देखा गया। सैनिटेशन देखा गया, घर में वॉशरूम है, सैनिटेशन है या कहीं और जा रहे हैं। ठीक है, ओपन डिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखा गया। ड्रिंकिंग वाटर देखा गया है कि नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देखा गया, हाउसिंग देखा गया और फिर एसेट्स देखा गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके लिविंग स्टैंडर्ड्स को अच्छा बनाती है। ठीक है, तो इनमें से अगर कुछ भी कम था तो वो मल्टी डायमेंशनल, वो इंसान या वो व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल पुअर कहलाने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे पावर्टी की जो डेफिनेशन थी, पावर्टी के जो डायमेंशंस थे, उनको काफ़ी ब्रॉड कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी पॉपुलेशन, मतलब काफ़ी अफ्रीकन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन जो है मल्टी डायमेंशनल पुअर के ब्रैकेट में आ गई थी। ठीक है, क्योंकि इतना वाइड बास्केट था, इतनी वाइड इंडिकेटर्स थे, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स, जिसकी वजह से जो है अच्छी तरीके से पावर्टी, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी को मेजर किया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि पहली बार कब लॉन्च हुआ था, 2010 में। किसने लॉन्च किया था? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने मिलकर लॉन्च किया था। और इनके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? तो हेल्थ में इंडिकेटर्स है न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन में सब इंडिकेटर्स हैं इनके, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, और लास्ट में लिविंग स्टैंडर्ड्स में कौन कौन से हैं? तो कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। ठीक है, ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ पे अब वही चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, तो आप अपने पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं कि न्यूट्रिशन, अंडर नरिश किसको कहा जाएगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी कब होगी, ईयर ऑफ स्कूलिंग कब होगी, जब 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होगी। ठीक है, स्कूल अटेंडेंस कब होगी कि क्लास 8 तक हुई है कि नहीं। ठीक है, एनी स्कूल एज चाइल्ड नॉट अटेंडिंग स्कूल अप टू एज एट विच शी वुड कंप्लीट क्लास 8, तो ये माना जाएगा कि स्कूल अटेंडेंस कम है। ठीक है, कुकिंग फ्यूल में देखा जाएगा कि लकड़ियाँ तो नहीं यूज़ हो रही हैं, चारकोल तो नहीं यूज़ हो रहा है, कोयला तो नहीं यूज़ हो रहा है। ठीक है, सैनिटेशन में देखा जाएगा
जाएगा सैनिटेशन फैसिलिटी कैसी है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर ये देखा जाएगा कि ड्रिंकिंग वाटर को फेच करने में, ड्रिंकिंग वाटर को लाने में आधा घंटा से ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर लग रहा है तो वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है ड्रिंकिंग वाटर के बेसिस पे। इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। हाउसिंग मतलब 3 कॉम्पोनेंट नहीं है, या छत नहीं है, या दीवारें नहीं है, ठीक है। दीवारें नहीं है, छत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखा जाएगा। और एसेट्स में क्या देखा जाएगा, एसेट्स में देखा जाएगा रेडियो है, टीवी है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, एनिमल है, बाइसिकल है, मोटर बाइक है, रेफ्रिजरेटर है। तो ये सब नहीं है, तो ये सब भी ये माना जाएगा कि वो जो है व्यक्ति पुअर है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं, आप एक बार अपने तरफ से रीडिंग दे दीजिएगा, आपको बहुत जो है इस पर बेनिफिट होगा। आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस किस बेसिस पे आपको मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो है मेजर की जाती है, ठीक है। ये आप अपने मेंस प्रोग्राम, मेंस आंसर में या आप डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर एसडीजीज एरियाज दिए हैं जो ये कवर करते हैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी में, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच नेशन विल होस्ट द पीस समिट फॉर यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन की तरफ से कौन सा नेशन जो है पीस समिट होल्ड करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है जर्मनी, सेकंड ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, और लास्ट ऑप्शन है यूक्रेन, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा नेशन होस्ट करेगा यूक्रेन के लिए पीस समिट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड होस्ट करेगा। स्विट्जरलैंड ने ये अप्रूवल रिक्वेस्ट, जो यूक्रेन की रिक्वेस्ट थी, उसको अप्रूव कर दिया है कि जो भी पीस समिट होगी यूक्रेन की तरफ से, जहाँ पे रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात होगी, तो वो जो मीटिंग होगी वो स्विट्जरलैंड होस्ट करेगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड ने एक्सेप्ट किया है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का रिक्वेस्ट, जहाँ पे ग्लोबल पीस समिट ऑर्गेनाइज की जाएगी, ठीक है। जहाँ पे ग्लोबल पीस समिट ऑर्गेनाइज की जाएगी, और इसमें क्या बात होगी, रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगी पीस समिट, ये स्विट्जरलैंड में होगी, ठीक है। स्विट्जरलैंड में ये होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा पीस कैसी होगी, पीस स्वीट सी होगी, स्वीट सी होगी, स्वीट से याद रखेंगे स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्वीट से याद रखिएगा स्विट्जरलैंड, स्वीडन से कंफ्यूज नहीं होना है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। पीस समिट कैसी होगी, तो पीस समिट जो है वो स्वीट होगी, स्वीट होगी, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड जो है इसकी होस्ट होगी पीस समिट की, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ट्रिक भी समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इनिशिएटेड द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स फॉर डेडली नीपा वायरस वैक्सीन। तो किस यूनिवर्सिटी ने ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं नीपा वायरस वैक्सीन को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। पहली कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है जिन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं नीपा वायरस वैक्सीन के लिए, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने, थर्ड ऑप्शन है MIT के साइंटिस्ट ने, और लास्ट ऑप्शन है स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट ने, ठीक है। मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन चारों में से किस यूनिवर्सिटी ने ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं निपा वायरस वैक्सीन के, ठीक है। मतलब निपा वायरस की जो वैक्सीन है वो डेवलप हो गई है, अब वो ह्यूमंस पे यूज़ होगी, मतलब ह्यूमंस पे कंडक्ट किया जाएगा, ट्रायल्स किया जाएगा, ताकि कोई भी अगर कोई भी ऐसे नॉन हार्मिंग इफेक्ट है या इन्वेजिव इफेक्ट है तो उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है जिन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स निपा वायरस वैक्सीन के लिए शुरू कर दिए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट, ठीक है। ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने इनिशिएट किया है पहला ह्यूमन ट्रायल्स फॉर डेडली निपा वायरस वैक्सीन, ठीक है। डेडली निपा वायरस वैक्सीन के लिए किसने शुरू किया है, तो ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने शुरू किया, ठीक है। याद रखिएगा ऑन, ठीक है। ओ से ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट, एन से निपा वायरस की वैक्सीन, ठीक है। ऑन याद रखिएगा, ठीक है। तो निपा वायरस वैक्सीन जो है, इस वैक्सीन का क्या नाम है, इस वैक्सीन का नाम है CHAdOx1 निपा बी, ठीक है, जो कि कॉम्बैट करेगी किसको, निपा वायरस को, ठीक है। उसके ह्यूमन ट्रायल्स शुरू किए हैं किसने, ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। ऑन याद रखिएगा, ओ से ऑक्सफोर्ड और एन से निपा वायरस की वैक्सीन, एन से निपा वायरस और ओ से ऑक्सफोर्ड, ठीक। तो ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने क्या शुरू किया है, निपा वायरस के निपा वायरस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स शुरू किए, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले ऑफ मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम, ठीक है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान
के लिए राशि जितनी आवंटित की गई है, आपको ये बताना है कि कितनी राशि आवंटित की गई है। ठीक है, किसके लिए? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के लिए। ठीक है, इसमें 2 डायमेंशन है। एक तो डायमेंशन हमने आपसे पूछ लिया कि फाइनेंशियल आउटले क्या है, कितनी राशि आवंटित की गई है। दूसरा डायमेंशन ये होगा कि कौन से राज्य में ये स्कीम चलाई जा रही है। ठीक है, कौन से स्टेट में ये स्कीम इनिशिएट की गई है। ठीक है, कौन से स्टेट की ये इनिशिएटिव है। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग एक चीज़ से डील करेंगे कि फाइनेंशियल आउटले कितना है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये कहाँ पे चलाई गई है। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2000 करोड़, सेकंड ऑप्शन है 3000 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 4000 करोड़ और लास्ट ऑप्शन है 5000 करोड़। ठीक है, तो आपको बताना था महिला उद्यमिता अभियान जो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान में कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4000 करोड़। ठीक है, और ये कहाँ की इनिशिएटिव है? तो ये असम गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। ठीक है, असम राज्य की ये इनिशिएटिव है। कौन सी? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, जिसकी तरफ से क्या होगा, SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, विमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको क्या दिया जाएगा? उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको डेवलप करने के लिए कोलैटरल फ्री क्रेडिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ की इनिशिएटिव है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। तो याद रखिएगा ये असम की इनिशिएटिव है। ठीक है, असम की ये इनिशिएटिव है। ठीक है, असम की ये इनिशिएटिव है। ठीक है, थोड़ा सा आप हैक लगा सकते हैं इसको याद रखने के लिए कि शाम को उड़। ठीक है, शाम को उड़। ठीक है, शाम को क्या हो? उड़ जा। ठीक है, उड़ से याद रखेंगे उद्यमिता। ठीक है, उड़ से UD देखिए यहाँ पे है ना, उद्यमिता। ठीक है, उद्यमिता याद रखिएगा। ये कहाँ गया? ये उड़। ठीक है, शाम को उड़, उड़ से याद रखेंगे उद्यमिता और शाम से याद रखेंगे असम। ठीक है, तो ये असम गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है जिसके अंदर 4000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसमें क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो वुमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कोलैटरल फ्री क्रेडिट की अवेलेबिलिटी की जाएगी, जिससे वो अपने बिजनेस प्लान को, अपने जो भी उनका बिजनेस है उनको एक्सपैंड किया जा सके। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी।